नमस्कार, मैं बकुल डोनाल्ड। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया। टीएफडी इंडिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बात की जाए बिहार की, वहाँ की राजनीति की, तो वहाँ की राजनीति कब क्या करवट ले ले ये हर कोई जानता है। रातों रात वहाँ की राजनीति पूरी तरीके से नया रूप लेने में एक्सपर्ट है। लेकिन इन दिनों बिहार की राजनीति में क्या माहौल चल रहा है, ऐसी ही कुछ मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री श्याम गिरी जी। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, बात की जाए बिहार में नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक जो होने वाली थी उसको रद्द कर दिया है, जबकि कैबिनेट की जो बैठक होती है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। आखिर ऐसा क्यों किया नीतीश कुमार ने? क्या संदेश देना चाहते हैं नीतीश कुमार ऐसा करके? आपको क्या लगता है? बकुल, कैबिनेट की बैठक जो रद्द हुई है नीतीश कुमार द्वारा, ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी। यह बात सही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और इस समय बजट का समय चल रहा है, इस समय हर राज्य अपने अपने बजट पेश कर रहे हैं जी। ऐसी परिस्थितियों में कैबिनेट की बैठक रद्द कर देना यह सब कुछ सामान्य नहीं है, सामान्य परिस्थिति है ऐसा नहीं कहा जा सकता। अब बैठक जो कैबिनेट की होती है, इसमें बजट को लेकर के चर्चा होती है कि क्या किस विभाग को क्या बजट देना होगा। एक इसमें महत्वपूर्ण जो घटना बिहार के अंदर घटी कि 7 दिन के अंदर 13 ब्रिज गिरे हैं। जी, बहुत बड़ी बात थी। बहुत महत्वपूर्ण घटना है। इसमें बहुत बजट लगा है बिहार सरकार का जी। और बिहार सरकार का रेवेन्यू ही 22,000 करोड़ रुपए का है शायद, ऐसे ही कुछ आसपास समथिंग है। मैं करेक्ट फिगर नहीं याद आ रहा, लगभग आंकड़े जो लगभग आंकड़े यही हैं। और ऐसी परिस्थिति में बिहार का कैबिनेट बैठक रद्द करना यह साफ संकेत है कि सब कुछ सामान्य नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी में नहीं चल रहा है जी। इसे इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। दूसरी चीज, नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार से जो भी वादे किए थे, हर वादे वाला खिलाफी में गए हैं। किसी भी वादे को उन्होंने पूरा नहीं किया है, जबकि दिल्ली की सरकार और बिहार की सरकार दोनों नीतीश कुमार के भरोसे चल रही है जी। लेकिन नरेंद्र मोदी का यह मानना है कि नीतीश अगर हट भी जाए तो केंद्र की सरकार गिरेगी नहीं। और यह सच है कि सिर्फ नीतीश कुमार के 12 सांसद हट जाने के बाद में वह सरकार गिर जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि 293 सीटों के साथ गठबंधन है और 12 अगर हट भी जाता है तो 281 बचता है। 272 चाहिए उन्हें सत्ता में काबिज रहने के लिए नरेंद्र मोदी को, तो इसलिए प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन प्रभाव भाजपा को पड़ता है बिहार में कि जो बिहार आज हाथ में है नीतीश कुमार की वजह से, वो बिहार हाथ से चला जाएगा। एक बहुत ही चर्चित चेहरे थे भारतीय जनता पार्टी बिहार कैडर के, सुशील मोदी। उनका चुनाव के समय माफ कीजिएगा कैंसर की वजह से उनका देहांत हो गया। बहुत अच्छे थे और नीतीश कुमार के बहुत करीबी दोस्तों में एक माने जाते थे, भले वह भाजपा में थे। सुशील मोदी के वजह से ही नरेंद्र मोदी के साथ यह 10 साल तक गठबंधन बिहार में चला है। नहीं तो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ बहुत अच्छा समन्वय था नीतीश कुमार का और एनडीए गठबंधन में शामिल हुए थे वो अटल बिहारी वाजपेयी के समय। लेकिन नरेंद्र मोदी से 36 का आंकड़ा हमेशा रहा उनका, और सुशील मोदी की वजह से समन्वय बनाया जा रहा था नरेंद्र मोदी के लिए। लेकिन बिहार के पटना में आप देखिए तो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बिहार के लिए आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने के लिए, विशेष राज्य का दर्जा के लिए। ये 2 चीजों के लिए धरना प्रदर्शन हो रहा है। और एक गुट है जो प्रदर्शन कर रहा है कि नीतीश कुमार को कह रहा है चाचा एक बार फिर पलटी मारो। यह 3 चीज नीतीश कुमार के लिए और नरेंद्र मोदी को विचलित करता है। दूसरी चीज, अगर फिर अब कैबिनेट पे आ जाए, कैबिनेट की बैठक को रद्द कर दिया उन्होंने, साफ संदेश है कि नीतीश कुमार के सहयोगियों पर जो ईडी के छापे शिकंजे पड़ रहे हैं जी, यह कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार में टूट का वजह बन सकता है। अब नीतीश कुमार का यह कहना है और उनके लोगों का कहना कि जब हम इनके साथ हैं तो हमारे ऊपर छापे क्यों, और बाकियों के ऊपर छापे क्यों नहीं। तब तो हेमंत बिश्व शर्मा
आसाम के मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर भी छापा पड़ना चाहिए। वह तो बहुत बड़ा घोटालेबाज था, कांग्रेस में था तो यही प्रधानमंत्री उसके ऊपर घोटाले का आरोप लगाते थे। भाजपा में शामिल हो गया तो उसको मुख्यमंत्री बना दिए। एकनाथ शिंदे के ऊपर घोटाले का आरोप, उनको ईडी का शिकंजा कसा तो उनको मुख्यमंत्री बना दिए। अब उसके बाद में शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के, उन्हें विपक्ष का सबसे बड़ा नेता बना दिए पश्चिम बंगाल के अंदर। अजीत पवार को डिप्टी सीएम बना दिए। 17,000 करोड़ का घोटाले का आरोप था तो नीतीश कुमार के ऊपर तो कोई घोटाला नहीं है। और नीतीश कुमार के लोगों के ऊपर क्यों यह शिकंजा? इसका साफ वजह है कि भाजपा चाहती है कि वह अपना सत्ता मजबूत करना चाहती है कि कोई इधर उधर छटके ना। कल के प्रोग्राम में भी मैंने आपको बकुल बताया था, इस पे जब चर्चा हुई और लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो मैं बताया था नरेंद्र मोदी ने अपने बैसाखी में कील ठोकी है जी कि वह मजबूत रहे, भागे ना। शिकंजा इसलिए कि हम छापा मार सकते हैं और जब चाहे तो हम आपको जेल में भी डाल सकते हैं, एक पावर दिखाने वाली पावर दिखाने के लिए। और यह चीज नीतीश कुमार को बर्दाश्त नहीं है। अब नीतीश कुमार 23 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, 23 तारीख को क्या होगा, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रहे हैं। 48 लाख करोड़ के बजट का उम्मीद है जी कि 48 लाख करोड़ का बजट करेंगे। इतिहास में यह भी पहली बार हो रहा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को दही और शक्कर मिला करके खिलाई। इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि वित्त मंत्री कोई अपने अधिकारियों को हलवा खिला रहा है। मतलब राजनीति कहां जा रही है देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब इन 48 लाख करोड़ में क्या इस देश के लिए भी कुछ है या सिर्फ उद्योगपतियों के लिए? सिर्फ वही 22 उद्योगपति जो हैं सिर्फ उन्हीं के लिए है, यह देखना दिलचस्प होगा। दूसरी चीज कि 25 लाख करोड़ का कोरोना के समय इन्होंने बजट दिया था देश के लिए, किसी को 1 रुपये का लाभ नहीं मिला। ना तो किसी कोरोना से मरने वाले व्यक्ति को 1 रुपया मिला और ना ही उनके इलाज सही से हो पाए। ऑक्सीजन नहीं मिली तो दवा नहीं मिला तो उन्हें बेड नहीं मिला, वह मरते गए। हजारों लोग ऑक्सीजन ना होने की वजह से मारे गए, लाखों लोग, हजारों नहीं लाखों लोग। अब नदी में बहती हुई लाश मिली, रेतों के ढेर में लाश मिली। अपने ही परिजन को छू नहीं रहे थे, देखने नहीं जा रहे थे, लाश वैसे ही छोड़ दे रहे थे। डेड बॉडीज दी भी नहीं जा रही, कैसी परिस्थितियां आ गई थी। तो यह देखना बहुत दिलचस्प। वह किसी को मिला तो नहीं, वह सब उद्योगपति उठा ले गए। 11,000 एमएसएमई कंपनियां कोरोना काल के समय, लघु उद्योग जिसे कहा जाता है, वह कंपनी बंद हो गई, लोगों के रोजगार चले गए। अब सरकार कह रही है कि 8 करोड़ लोगों को, आरबीआई कह रहा है 8 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। कौन है 8 करोड़ लोग? 1 करोड़ 80 लाख तो रोजगार चले गए हैं, लगे हुए रोजगार चले गए हैं मोदी काल में। और सरकार का ही CSDS सर्वे यह बता रहा है कि 27% की बेरोजगारी बढ़ी है मोदी काल में। 10 होटल में वैकेंसी गुजरात में निकलती है तो 1800 बच्चे वहां पहुंच जाते हैं, वो भी ग्रेजुएट बच्चे पहुंच जाते हैं। बताइए, सही बात, बहुत बुरी परिस्थिति। और सरकार बोल रही है कि बेरोजगार कोई है ही नहीं। तो यह परिस्थितियां बहुत विचलित करती है और नीतीश कुमार अब कुछ बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और नीतीश कुमार बहुत जल्द फैसला लेने वाले हैं, यह भी कहा जा रहा है। तो आने वाले समय में पता चलेगा बकुल। लेकिन बिहार की राजनीति गर्म है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बिहार के लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। जी जी, बिहार के लोग जहां थे वहीं पे पड़े हुए हैं आज भी। जो लालू प्रसाद यादव या राबड़ी देवी के शासनकाल को कहा जाता था कुशासन है, और नीतीश कुमार सुशासन के नाम पर आए। आज भी वही राज है, कुशासन ही राज कहा जाएगा। जब एक चर्चित नेता बिहार का और एनडीए का हिस्सा रह चुका और बिहार का मंत्री रह चुके मुकेश सहनी के पिता का निर्मम हत्या कर दिया जाता है, और वहां का प्रशासन कहती है कि चोरी करने की नियत से आया था, रोके होंगे चोरी करने से तो उनको कत्ल कर दिया। सोचिए कितना, मतलब यह बिना सर पैर की बात। हाँ, बिना सर पैर के, और कितना कलंकित, क्या नाम है कि आरोप या अपना लिपापोती कर रही है वहां की प्रशासन। जबकि गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास है, फिर भी प्रशासन दिल्ली से चल रहा है। तो यह चीजें, और नीतीश कुमार ने तो ट्रांसफर और पोस्टिंग भी रोक दिया है, नहीं साइन किया है।
31 जुलाई तक का समय दिया है नरेंद्र मोदी को कि 9वीं अनुसूची में आरक्षण को डालिए, वरना हम सोचेंगे। और अब अंतरकलह बढ़ता जा रहा है बिहार के अंदर। बिहार के लोग आज भी उसी हालात में हैं जहां 15 साल 16 साल पहले थे, और नीतीश कुमार लगातार इधर भी जाए तो मुख्यमंत्री, उधर भी जाए तो मुख्यमंत्री। लेकिन अब तलवार खींच गई है बिहार और दिल्ली के अंदर। आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण है और यह जुलाई का महीना बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जी बकुल सर, बात की जाए नीतीश कुमार के सहयोगियों के ऊपर जो ईडी के छापे पड़ रहे हैं, उसके बाद नीतीश और प्रधानमंत्री मोदी के बीच एक कोल्ड वॉर जैसी स्थिति बन गई है। हालांकि महाराष्ट्र के अजीत पवार के ऊपर प्रधानमंत्री ने 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था, उसके बाद भी छापा तो पड़ा नहीं था। अजीत पवार भी मोदी के साथ ही गठबंधन में है और नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ गठबंधन में है, तो अजीत पवार को हरी झंडी और नीतीश के ऊपर ईडी का शिकंजा। राजनीति क्या करवट ले रही है, इसका क्या फायदा और क्या नुकसान एनडीए को देखने को मिलेगा? अब बकुल, यही बात मैं अभी बता रहा था आपको कि ईडी का छापा यह मतलब बहुत कुछ तस्वीरें साफ करता है, और नरेंद्र मोदी ने अपने बैसाखी में एक कील मार के मजबूत करने का वो काम किया। लेकिन मैं, आपने अजीत पवार का बात किया, अजीत पवार को लेकर के मैं बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के अंदर अपने भाषण में बोले थे कि अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ के वरिष्ठ नेता हैं मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, उन्होंने भी और प्रधानमंत्री ने भी यह कहा कि अजीत पवार के ऊपर 70,000 करोड़ का घोटाला है। ये प्रधानमंत्री के ही शब्द हैं, हम लोगों के शब्द नहीं है और दूसरे के शब्द नहीं है। प्रधानमंत्री ने ही आरोप लगाया कि 70,000 करोड़ का घोटालेबाज है, इसको मैं जेल में डालूंगा। और देवेंद्र फडणवीस कहे जेल में डाल के चक्की पिसवाऊंगा। चक्की तो नहीं पिसवाए, लेकिन डिप्टी सीएम महाराष्ट्र का बना दिए। मात्र 48 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण देने के बाद, ईडी का शिकंजा कसने के बाद, अजीत पवार 85 साल बुजुर्ग अपने चाचा शरद पवार को, जिस व्यक्ति ने उन्हें बचपन से उंगली पकड़ के चलना सिखाया, पढ़ाया लिखाया, नेता बनाया, मंत्री बनाया, उसको छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए और पार्टी भी छीन ली, सिंबल भी छीन लिया, डिप्टी सीएम बना दिए प्रधानमंत्री। तो जब डिप्टी सीएम आज हैं अजीत पवार भाजपा के साथ गठबंधन में मिल करके, तब वो घोटालेबाज नहीं है। वही तो बात है सर। और नीतीश कुमार के सहयोगी घोटालेबाज हैं। अजीत पवार के पास छापे क्यों नहीं पड़ रहे हैं अब? बिल्कुल, उस समय ईडी इतना बहुत चर्चित थी, बहुत अच्छा काम कर रही थी, तो अब क्यों नहीं कर रही है? अब क्यों दूसरे उसके पास, उसको छोड़ के यहाँ पे क्यों आ रही है? या तो वहां भी मारे। देखिए, भ्रष्टाचारियों को नहीं माफ करना चाहिए, मैं भी इसका समर्थन करता हूं कि माफ नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए भ्रष्टाचारियों को, लेकिन सब के सब भ्रष्टाचारी हैं। सही बात है। यह पूरे के पूरे नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। यही है, कोई छोटा है कोई बड़ा है। अब नीतीश कुमार के ऊपर तो कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। नीतीश कुमार को लेकर के कोई भी फाइल या कोई भी एफआईआर मोदी को नहीं मिल रही है, कोशिश तो बहुत जारी है। नीतीश कुमार के सहयोगी जो हैं, अब कहा यह जा रहा है कि 7 नेता ऐसे हैं नीतीश कुमार के करीब जो बड़े भ्रष्टाचारी हैं और नीतीश कुमार के बहुत खास हैं। अब इन 7 पर शिकंजा कसा जा रहा है। जो सबसे करीबी आईएएस ऑफिसर हैं नीतीश कुमार के, उनके 17 ठिकानों पे छापे पड़े। सोचिए, अब नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि हम साथ हैं दिल्ली में और बिहार में, तो हमारे करीबियों पर क्यों छापे पड़ रहे हैं? और जो साथ में आपके हैं दूसरे राज्यों में, उनके ऊपर क्यों नहीं छापे पड़ रहे हैं? अब नीतीश कुमार का यह कहना है और उनके साथ के लोगों का कि इनके साथ रह के फायदा क्या, जब हमारे ऊपर ही छापे पड़ेंगे तो। बिल्कुल सही बात है। तो यह नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं भाजपा जेडीयू को तोड़ने का प्रयास और यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या नाम है कि आप इधर उधर जहां भी अगर होइएगा तो हम तुरंत जेल में डाल देंगे और आपकी पार्टी तोड़ देंगे। जबकि 11 सांसद नरेंद्र मोदी से मिले थे
हाँ, नीतीश कुमार के। मैं कई बार अपने प्रोग्राम में कह चुका हूँ, 11 सांसद मिले थे। उन 11 सांसदों का तस्वीर भी वायरल किया, प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पे डाला। अब नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने के कयास तो जारी है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता, और यह खबर नीतीश कुमार को लग चुकी है। ईडी के छापे ने नीतीश कुमार को चौंका दिया और नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक रद्द कर, और नीतीश कुमार ने पार्टी के टूटने की खबर पा करके ही वह संजय झा से सारे पावर उन्होंने छीन लिए और मनीष वर्मा को उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव बना दिया और पावर सारे उसको दे दिए। अब लल्लन सिंह हैं, उनको मछली मंत्रालय मिला है। अब मछली खाते रहे खूब। जब मंत्रालय कोई ठोस नहीं मिला, पैकेज नहीं मिला है और उसके बाद में समर्थन दे रहे हैं और छापे पड़ रहा है, तो नीतीश कुमार को जब यह पता चल गया कि अब यह दूसरा दांव चल रहे हैं, तो नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा एक अल्टीमेटम दिया है। ऐसा खबर निकल करके आ रहा है कि इसी बजट सेशन में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, 9वीं अनुसूची में आरक्षण को डालना और 1.25 लाख करोड़ का पैकेज इन्हें देना पड़ेगा, अन्यथा मोदी पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे। लेकिन यह भी है कि 12 ही सांसद हैं, इनके 12 वापस अगर आते हैं तो सरकार तो नहीं गिर पाती है, लेकिन कुछ बहुत बड़ा चल रहा है बकुल दिल्ली की राजनीति में। और एक चीज आपको और बता दूं कि इंडिया गठबंधन केंद्र में सरकार बनाने की कवायद तेज कर दिया है, बहुत तेजी से उस पर कार्य चल रहा है। नीतीश कुमार हो सकता है कि कुछ ऐसे संकेत दिए हों कि हम आ रहे हैं। जी बिल्कुल, इसीलिए कवायदें तेज हो गई हैं कि 12 सांसद हैं, ज्यादा सांसदों की जरूरत नहीं रहेगी। कुछ सांसद व्यवस्था कर लेंगे, सरकार गिर जाएगी जी। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को किसी भी कीमत पर इंडिया गठबंधन अब सत्ता से हटाना चाहता है। भाजपा को नहीं हटाना चाहता है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हटाना चाहता है। यह दो लोग इस देश के अंदर बहुत गंदी राजनीति कर रहे हैं और जब से आए हैं राजनीति बहुत गंदी हो गई है। अघोषित आपातकाल की स्थिति है बकुल जी, अघोषित आपातकाल चल रहा है। इंदिरा गांधी ने तो घोषित किया था इमरजेंसी को संविधान के हिसाब से, इन्होंने तो संविधान की धज्जियां उड़ा दिया बकुल। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी बकुल जी सर। एक चीज बकुल मैं कहना चाहूंगा दर्शकों को, कोई आप दर्शकों से निवेदन है कि डिस्क्रिप्शन में नए चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप दर्शकों को मालूम है कि टीएफडी इंडिया के रेवेन्यू को रोक दिया गया है, अब सरकार ने रोकवाया है। कैसे क्या किया है, सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करना और सरकार से सवाल पूछने का तोहफा मिल रहा है टीएफडी इंडिया को। इसलिए आप दर्शक नए चैनल को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका सहयोग होगा। टीएफडी इंडिया को नया चैनल चालू हुआ है और वह नया चैनल जो चालू हुआ है टीवी टीएफडी न्यूज़ 24 और टीएफडी इंडिया लाइव 2 चैनल चालू हुए हैं नए, उस पर भी आप सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके आप सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके आप जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करके खबरें देख सकते हैं। आप देखें खबर को, आपको वैसे ही खबर मिलेगी जैसे पहले मिल रहा था। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। अपने दोस्तों को भी कहें कि नए चैनल के टीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उसे सब्सक्राइब करके आप सहयोग कर सकते हैं टीएफडी इंडिया का। जी बकुल। जी सर, बढ़ते हैं सर अगले सवाल की तरफ। तो एनडीए में बगावत का फायदा क्या इंडिया गठबंधन को मिलेगा या कोई तीसरा बाजी मार ले जाएगा? तेजस्वी यादव क्या इसका फायदा उठा पाएंगे? और राहुल गांधी का क्या रोल होगा ऐसे हालात में बिहार की राजनीति में? क्या कहना है सर आपका? बकुल, रुपौली विधानसभा सीट का हम लोग बराबर जिक्र कर रहे हैं, हर प्रोग्राम में जिक्र कर रहे हैं। रुपौली विधानसभा सीट बिहार का एक अलग संदेश दिया है। वह संदेश दिया है कि आरजेडी और जेडीयू दोनों को अस्वीकार कर दिया है। जी हाँ। और एक निर्दलीय को जिता दिया है और पूर्णिया लोकसभा सीट के अंदर आता है रुपौली विधानसभा सीट। वहां से सांसद के रूप में पप्पू यादव जीते हैं चुनाव। अब प्रशांत किशोर बहुत उत्सित हैं और उन्होंने बयान दिया है कि उनकी पार्टी जनस्वराज है वह पूरे बिहार में चुनाव लड़ेगी। कहीं न कहीं नीतीश कुमार को कमजोर करने की यह साजिश है
और चिराग पासवान मॉडल बिहार में वह प्रशांत किशोर चालू करेंगे। एक बार 2020 में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ा था और नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया था। एनडीए के ही हिस्सा थे चिराग पासवान भी और नीतीश कुमार भी, फिर भी अपने ही गठबंधन के सहयोगी के साथ में यह कार्य किया गया था। भारतीय जनता पार्टी का साथ था। प्रशांत किशोर के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए बयानबाजियां करते हैं। वह 350 सीटें जिता रहे थे मोदी को, कह रहे थे कि साउथ में फायदा होगा और क्या नाम है कि इधर थोड़ा सा नुकसान होगा, लेकिन साउथ से कवर हो जाएगा। 350 तो नहीं आया, लेकिन 240 पे सिमट गए। खैर वह बातें अब बीत गई। अब तो 2 महीना होने जा रहा है, अब चुनाव को 1.5 महीना करीब हो ही गया। अब तो रिजल्ट आ गया, सरकार बन गई। दूसरी चीज यह कहें कि अब नीतीश कुमार को यह समझ आ गया है और आरजेडी को भी समझ आ गया। अंदर से जो खबरें निकल रही है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी दोनों एक साथ आने वाले हैं अब फिर से चुनाव के अंदर। अच्छा, यानी कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। और नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ या महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, ऐसी स्थिति में बिहार का एक अलग दूसरा समीकरण हो जाता है। नीतीश और तेजस्वी का वोट एक दूसरे को ट्रांसफर होता है, फिर होने लगता है फिर। लेकिन नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ चुनाव लड़ करके और भारतीय जनता पार्टी के साथ जा करके एक बार सरकार बना ली थी। इसको भी देखना पड़ेगा कि क्या नीतीश कुमार वाकई आखिरी बार पलटी मारेंगे या उसके बाद भी पलटी मारने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार को यह समझ आया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर रहे तो पार्टी समाप्त होने में अब ज्यादा समय लगेगा नहीं। नीतीश कुमार को यह उन्हें समझ आ गया है। अगर आखिरी पलटी होगी इनकी 10वीं बार, तब तो शायद पार्टी बची रह जाए, अन्यथा नीतीश कुमार की पार्टी समाप्त हो जाएगी। राहुल गांधी का रोल आपने पूछा, तो राहुल गांधी चर्चा में है पूरे देश के अंदर। बिल्कुल सर। और इंडिया गठबंधन के मुख्य चेहरा है वह। राहुल गांधी के साथ गठबंधन में मात्र रहने से ही वोट परसेंटेज बढ़ जा रहे हैं। अब प्रधानमंत्री की रेस में भी राहुल गांधी का मुकाबला नरेंद्र मोदी अब नहीं कर पा रहे हैं। बहुत उनसे काफी ऊपर निकल चुके हैं और सोशल मीडिया पर तो उनसे पता नहीं कई गुना उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा वो निकल चुके हैं। बिल्कुल राहुल गांधी तो यानी कि यह देश का रुख है इस समय का। इसलिए राहुल गांधी को अस्वीकार करके और 2 लोग मिलकर के चुनाव लड़के जीत नहीं सकते हैं और सत्ता में नहीं आ सकते हैं। राहुल गांधी अब उन लोगों की मजबूरी हो जाएंगे। अभी तक वह लोग कांग्रेस को बार्गेनिंग करते थे, हम इतनी देंगे, हम उतनी देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश ने दिखा दिया कि अगर कांग्रेस के साथ है तो मुस्लिमों का भी वोट आपको मिलेगा, दलित और ब्राह्मण का भी वोट मिलेगा और SC ST का भी वोट मिलेगा, सबका मिलेगा। और नहीं है अगर तो आपको नहीं मिलेगा। बहुत लोगों का कहना है कि कांग्रेस हो सकता अकेले अगर चुनाव बिहार में लड़े तो कांग्रेस सरकार बनाने के नजदीक भी पहुंच सकती है। लेकिन कांग्रेस की एक खासियत रही है, जो उसके साथ रहा है उसके साथ दगा करके वह सत्ता हथियाई नहीं है आज तक। यह गलत चीजें हैं, लोग कहते हैं। तो कांग्रेस जो है, राहुल गांधी जो है वह लालू यादव को या तेजस्वी को धोखा नहीं देंगे। धोखा तो वह नीतीश को भी नहीं देंगे, लेकिन नीतीश ने धोखा दिया इंडिया गठबंधन से जाकर के। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार अगर आते हैं तो स्वागत होगा और बिहार की राजनीति एक बार फिर अलग करवटें लेगी। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की संकेत दे रहा है और चुनाव भी बिहार का होना है। और इस तरह का राजनीति गरमाना, नीतीश कुमार हटने का मतलब होगा भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाना। जी धन्यवाद सर, अपना कीमती समय हमको। दर्शकों को मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा कि आप दर्शकों से निवेदन है कि आप दर्शकों को मालूम है कि TFD इंडिया के रेवेन्यू को मार्च से ही रोका गया है और TFD इंडिया संस्था इस समय बड़ी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। 2 नए चैनल को चालू किया गया है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप नए चैनल को सब्सक्राइब करें, उस पर खबरें देखें, आपको खबरें लगातार मिलती रहेगी। क्योंकि इस सरकार का क्या ठिकाना कब चैनल बंद करते, तो इसके लिए आप दर्शक उस पर रिमूव होइए। रिमूव जब होंगे नए चैनल पर तो आपको लाइव सब
खबरें देखने को मिलती रहेगी। जो भी खबर आएगी सब बेखौफ तरीके से आप दर्शकों के सामने आएगी। इसलिए आप दर्शकों से निवेदन है कि आप जरूर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करें और क्लिक करके नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुत सहयोग होगा टीएफडी इंडिया पर। इस जी बकुल, धन्यवाद सर अपना कीमती समय हमको देने के लिए। तो आपने सुना कि किस बेबाक अंदाज में वरिष्ठ पत्रकार श्री श्याम गिरिधि जी ने बिहार की राजनीति पर खुल्लम खुल्ला अपनी राय आप सभी के सामने रखी है। मिलते हैं ऐसी किसी नई चर्चा पर किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसको जाकर ओपन करके उसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अपने चाहने वालों में, अपने परिवारजनों में, अपने सहयोगियों में शेयर जरूर कीजिए, ताकि टीएफडी इंडिया न्यूज़ परिवार से आप हमेशा के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। मैं बकुल डोनाल्ड, आप देख रहे थे टीएफडी इंडिया वरिष्ठ पत्रकार श्री श्याम गिरिधि जी के साथ। नमस्कार।